हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश के बारे में जितनी भी इंग्लिश को हमने क्लासीफाई करके आपको 3 तरीके से बताया था, कौन कौन से इंग्लिश में टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लासीफाई किया था बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स, एडवांस ग्रामर के टॉपिक्स, वोकैबुलरी के। तो बेसिक ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक था वो टेंस था। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो आज हम लेके चलते हैं आपको फर्स्ट टॉपिक पे, टेंस। देखिए, टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको बेसिक ग्रामर में लिया है, क्योंकि ये आपने आपकी स्कूलिंग में लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा है। आप इसको 6th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। 6th में पढ़ते हो, आप 7th में पढ़ते हो, 8th में, 9th में, 10th में, इनफैक्ट 11th में भी पढ़ते हो। ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो सभी बच्चों को आती हैं, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे कंपटीशन के पर्पज से। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इस टेंस को जो पढ़ रहे हैं इस पर्पज से पढ़ रहे हैं कि इस टेंस से एग्जाम्स में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो या कोई भी एग्जाम्स हो, किसी में इस टॉपिक से कहाँ से और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लेके चलते हैं टेंस टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। आपको पता है क्या होता है टेंस का मतलब? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? काल। कुछ स्टूडेंट्स जवाब देंगे समय, कुछ स्टूडेंट्स जवाब देंगे समय। इसको काल बोलते हैं। काल इसको हिंदी में बोलते हैं। आपको पता है हिंदी में काल का हम पर्यायवाची क्या लिख सकते हैं? समय। समय जो है वो भी काल का ही एक पर्यायवाची है। ठीक है। समय के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? टाइम। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? टाइम। राइट, टाइम यूज किया जाता है। इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप टेंस को हिंदी में काल यूज कर रहे हो। काल का हिंदी में पर्यायवाची समय भी होता है, ये सही है। काल का पर्यायवाची समय होता है। समय के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया जाता है? टाइम। तो स्पेशली आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि टेंस इज इक्वल टू टाइम, मीन्स जो टेंस है वही टाइम है, या जो टाइम है वही टेंस है। आप यही कहना चाह रहे हो, लेकिन ये गलत है। ये गलत है क्योंकि टेंस एंड टाइम दोनों अलग अलग टर्म हैं। दोनों टर्म का यूज अलग अलग किया जाता है। दोनों टर्म का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो भी अलग है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। कैसे अलग है मैं आपको बता देता हूं। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टाइम जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टेंस का सही जो अनुवाद होता है वो होता है समय खंड। समय खंड यानी कि समय का खंड। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि आप टेंस को कह सकते हो टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम। टेंस इज नॉट टाइम बट टेंस इज पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सही है। टेंस क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। टेंस टाइम नहीं है, टेंस पीरियड ऑफ टाइम। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप अगर टेंस को हम टाइम से कंपेयर करके चलें कि टेंस जो है वही टाइम है, तो आपने कभी ऐसा देखा जैसे टाइम के लिए आप यूज करते हो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, तो आप उसकी जगह पे टेंस यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। आप किसी से बोलते हो कि 5 मिनट में मैं भी आपका काम करता हूं, तो आप उसे ये बोल सकते हो 5 टेंस में। या आप किसी से बोलते हो मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आप बोल सकते हो 2 टेंस का टाइम दीजिए। 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 टेंस का टाइम दीजिए, नहीं बोल सकते। इसका मतलब टेंस और टाइम जो है अलग अलग टर्म है। ठीक है। टेंस का जो बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। इतना समझ में आया? अब हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, आपसे आगे चलते हैं कि टेंस अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आपने
कौन कौन से टेंस पढ़े थे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सभी बच्चों ने ये टेंस पढ़े हैं और होते भी यही हैं, 3 टेंस, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टेंस है जो पीरियड ऑफ टाइम है, इसको फर्दर हम जब क्लासिफाई करते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। पास्ट वो टाइम जो निकल गया, प्रेजेंट वो टाइम जो चल रहा है, फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेंस जो है उसको हम टाइम के रूप में पढ़ते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में पढ़ते हैं टेंस को, लेकिन सिर्फ इसकी जो टेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो पीरियड ऑफ टाइम को लेके ही नहीं है। ये टेंस है उस पीरियड ऑफ टाइम में होने वाले एक्शंस को शो करता है, यानी कि पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये भी तो पीरियड ऑफ टाइम है, पास्ट भी पीरियड ऑफ टाइम है, प्रेजेंट भी पीरियड ऑफ टाइम है, फ्यूचर भी पीरियड ऑफ टाइम है। तो टेंस यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में जो होने वाले एक्शंस हैं, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्शन होते हैं, उनको शो करते हैं हम टेंस से। यानी कि उनको सिस्टमेटिक पैटर्न से अगर हमें दर्शाना है तो हमें टेंस का यूज करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई एक्शन होता है, कोई भी एक्शन, किसी भी प्रकार का एक्शन होता है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस प्रकार के एक्शन को दर्शाने के लिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि टेंस से दर्शाया जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से दर्शाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें पता लगे कि ये जो एक्शन था ये हो चुका था, या ये होने वाला है, या ये होता है जनरली, या ये होगा। ठीक है, तो यानी कि हम टेंस की जब भी बात करेंगे तो एक्शन की बात करेंगे। जो एक्शन है, इस एक्शन को हम मेन वर्ब से दर्शाते हैं। एक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? मेन वर्ब से। यानी कि एक्शन जो है ये आपका डिनोट किया जाता है मेन वर्ब से। अब इसके साथ एक चीज और है, ये मेन वर्ब जो आपका एक्शन दर्शाता है, तो हम टेंस में 2 तरह की वर्ब पढ़ते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, एक मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हमने ये तो पता लगा लिया कि मेन वर्ब का जो काम होता है वो एक्शन को डिनोट करने का होता है, बिल्कुल पता लगा लिया। लेकिन हमने ये भी पता लगाना है कि जो हेल्पिंग वर्ब का काम है वो क्या है। जब हम टेंस में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हर टेंस की 3 टेंस हैं, इसके 4 काइंड्स, इसके 4 काइंड्स, इसके 4 काइंड्स, तो हम इन सभी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पढ़ते हैं, और हर टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब है, और हर टेंस में अलग अलग रूप से मेन वर्ब का यूज किया जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये तो आपको पता लग गया कि मेन वर्ब का जो काम है वो एक्शन को डिनोट करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्प करती है, सहायता करती है किस चीज में? ये जो मेन वर्ब है जो ये एक्शन डिनोट करती है, तो इस मेन वर्ब का, यानी कि मेन वर्ब जो आपका एक्शन दर्शाती है, तो ये जो मेन वर्ब यानी कि एक्शन, इस एक्शन का टाइम दर्शाती है हेल्पिंग वर्ब। क्या डिनोट करती है? ये जो एक्शन होता है, ये एक्शन किस टाइम में होता है, क्या दर्शाती है? एक्शन का टाइम, कि एक्शन जो होता है ये किस टाइम में होता है। आपको ये बात समझ में आई? मेन वर्ब हमारी एक्शन डिनोट करती है, एक्शन दर्शाती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है किस चीज में? हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के द्वारा जो एक्शन दर्शाया जाता है उस एक्शन का समय दर्शाती है, कि वो एक्शन जो है कब होता है या कब हो चुका है या कब होता था, जो भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ इस चीज को। सपोज करो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम सेंटेंस की बात करते हैं। दे आपको क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है, ठीक है। आर आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग आपकी क्या है? मेन वर्ब है। फुटबॉल आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों सेंटेंस को आप देखिए, ध्यान से देखिए।
फर्क क्या है, एक बारीकी से फर्क है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, सेंटेंस सेम है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे था वही सब्जेक्ट यहाँ पे है, जो मैन वर्ब यहाँ पे थी वही मैन वर्ब यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। यानी कि कार्य करने वाला जो इसमें है वही इसमें है, जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य इसमें है, और क्रिया कार्य करने की वही इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है। इसमें भी खेला जा रहा है, इसमें भी खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहे हैं? दे। सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब बदल दी। अब देखिए हमारी मैन वर्ब यानी एक्शन तो वही हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बदलने से एक्शन का टाइम बदल। कैसे बदल गया? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो फुटबॉल खेलने का जो काम है ये एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि ये काम अभी भी जारी है। प्रेजेंट में आर लग रहा है, इज एम आर, तो यानी कि ये कार्य प्रेजेंट में प्रोग्रेस में है, वर्तमान में जारी है। लेकिन इसकी हम बात करते हैं, हमने हेल्पिंग वर्ब बदल दी। कार्य तो जारी दर्शा रहा है, कार्य का जारी रहना दर्शा रहा है, कार्य का जारी यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस दर्शाई जा रही है। लेकिन कब? वर्ब पास्ट। वर्क इन प्रोग्रेस कब दर्शाई जा रही है? पास्ट में। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो आपको ये बारीकी से समझ, छोटी सी चीज है, हालांकि बहुत से बच्चों को आती भी होगी, जिनको नहीं आती वो इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैंने आपको छोटी सी चीज समझाई कि जो टेंस है इसकी दो बेसिक चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, जो हम सभी टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के 4 काइंड, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, सभी में हम पढ़ें। सभी में ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब को लेके चलेंगे। तो आपको ये चीज समझ में होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब जो है उनका इतना अहम रोल क्यों है। क्योंकि जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस मतलब कोई भी एक्शन का दर्शाया जाना, टाइम ऑफ पीरियड में, किसी भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में एक्शन का दर्शाए जाने की जब हम बात करते हैं तो हम टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, बिना मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के टेंस अधूरा होता है, क्योंकि एक्शन दर्शाने का तरीका यही होता है, इन्हीं तरीकों से एक्शन को शो किया जाता है। मैन वर्ब मैंने आपको बता दिया एक्शन दर्शाता है, हेल्पिंग वर्ब एक्शन के टाइम को, किस टाइम पर एक्शन होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हम टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये टॉपिक तो, बहुत से बच्चे कि पढ़ा हुआ है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं तो हमें आता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बच्चों, जब भी आप कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन उठा के आप टेंस से देखते हो तो आपको खुद को ही वो चीज़ें समझ में नहीं आती, आपका आंसर करना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार हमने तो टेंस जो पढ़ा था स्कूल में वो तो अलग तरीके से हमारे सर ने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो तो हमसे अलग तरीके से पूछ लिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आसान तो पूछेगा नहीं। आपने स्कूल में पढ़ा है तो जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स में बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, करोड़ों बच्चे बैठते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने भी स्कूल में पढ़ा होगा। तो एग्जामिनर को भी ये पता है, क्योंकि एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा है, उसको भी पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें तो बच्चे पढ़ते हैं सारे। तो वो उस पहलू को पूछता है किसी भी टॉपिक से जिस पहलू को बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं या बहुत अच्छे वाले जो बच्चे होते हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर नॉर्मली सारे बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए, इसका मतलब तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर सारे बच्चे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, सही कर देंगे, तो एग्जामिनर को तो फिर सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, किसका सिलेक्शन करे, किसको बाहर करे। तो आप इस चीज़ को समझना, कॉमनली सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक के कौन से पहलू नहीं पढ़ पाते, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बारीकी से आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। पता नहीं कौन सी चीज़ें ऐसी आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं। तो आप ध्यान से उन चीज़ों को देखते हुए चलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 टेंस जो मैंने आपको बता दिए। इन तीनों टेंस के काइंड्स होते हैं, इन तीनों टेंस के काइंड्स होते हैं। काइंड्स वर्ड में यूज कर रहा हूं मैं, टाइप्स वर्ड यूज नहीं कर रहा, ठीक है। टाइप्स और काइंड्स में थोड़ा सा फर्क होता है, वो वोकैब की जब हम बात करेंगे वर्ड्स में, ठीक है। सिमिलर वर्ड,
हैं जिन्हें सिमिलर क्या होते हैं, अपोजिट क्या होते हैं, सिमिलर अर्थ रखने के बावजूद भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। काइंड्स, फर्स्ट जो है वो है इंडेफिनेट। जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो एक बात आपको बताता हूं, आप ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान रखना। किसी भी वर्ड को आप लिखते हो तो उसकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट काइंड है आपका इंडेफिनेट, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं। सेकंड आपका जो है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो आपका है परफेक्ट। फोर्थ जो आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। तो ये 4 काइंड्स है। इंडेफिनेट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कई बार इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव क्योंकि इसमें एक्शन इन प्रोग्रेस दर्शाया जाता है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 काइंड है ये। इसके लिए भी, इसके भी 4 काइंड है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके भी 4 हो गए, यही 4 सेम 4 इसके, सेम 4 इसके, तो हमारे टोटल टेंस कितना हो गए 12, यानी कि हम टोटल 12 टेंस की बात करेंगे। सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो था पीरियड ऑफ टाइम, इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में। इनको फर्दर हम काइंड्स में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक्शन होते हैं, प्रेजेंट में होने वाले सभी प्रकार के एक्शंस को हम सिर्फ प्रेजेंट कहकर नहीं छोड़ सकते। प्रेजेंट में तो हर पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्रकार से एक्शन होते हैं। इसमें सिंपली एक्शन का होना, किसी में एक्शन का प्रोग्रेस में रहना, किसी में एक्शन का कंप्लीट होना, किसी में एक्शन का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होकर प्रोग्रेस में रहना, सभी से अलग अलग टाइप के एक्शन दर्शाए जाते हैं। इसलिए हम हर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हर टेंस का 4 काइंड्स के रूप में बात करते हैं। हर टेंस को 4 काइंड्स में पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब देखिए 4 काइंड्स क्या क्या शो करते हैं, ये मैं आपको भी बताता हूं। पहला जो हम बात कर रहे थे इंडेफिनेट यानी कि सिंपल। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो हम बात कर रहे थे परफेक्ट। चौथा जो हम बात कर रहे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, 4 काइंड्स की हमने बात की। अब ये 4 काइंड्स किस किस तरह के एक्शन को दर्शाते हैं। जैसे हम इंडेफिनेट की बात करते हैं तो इंडेफिनेट जो है सिंपल एक्शंस को दर्शाता है। सिंपल एक्शन यानी कि सिंपल एक्शन हैपन्स, कोई भी सिंपल किसी भी कार्य का सिंपली होना दर्शाता है, किसी भी कार्य का होना दर्शाता है सिंपल, इसलिए इसको सिंपल भी कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस जो है, देखो कॉन्टिन्यूअस किससे बना है, कॉन्टी, यानी कि कंटिन्यू एक वर्ड होता है लगातार जारी रहना, तो कंटिन्यू वर्ड से कॉन्टिन्यूअस बना है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, किसी भी कार्य का जारी रहना। ठीक है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस से कौन से एक्शन दर्शाए जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेस क्या दर्शाया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस दर्शाया जाता है यहां पर। अब हम परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट से क्या दर्शाया जाता है। देखिए परफेक्ट जो वर्ड है, परफेक्ट वर्ड हम बेसिक लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, जो हमारी डेली यूज की लैंग्वेज है, परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं हम। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम यूज करते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि परफेक्ट मैच है, ड्रेस है, पैंट शर्ट या कोई भी, हम क्या कहते हैं, परफेक्ट मैच। ठीक है, कोई भी कार्य है परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब परफेक्ट का एक मतलब जो है वो होता है कंप्लीट, पूरा, यानी कि फिनिश्ड, कंप्लीट। तो परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन
परफेक्ट किस प्रकार के एक्शन को दर्शाता है? एक्शन कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जो कंप्लीटेड है या फिनिश्ड है, ठीक है ना, तो कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका है, कोई भी एक्शन, वेदर इट इज इन प्रेजेंट, वेदर इट इज इन पास्ट और इट इज इन फ्यूचर। प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों के साथ परफेक्ट यूज किया जाते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं। परफेक्ट वर्ड लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ड लग रहा है, तो कॉन्टिन्यू वर्ड से इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉन्टिन्यू से कॉन्टिन्यूअस बनाए कि कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, इसका मतलब यहाँ एक्शन तो प्रोग्रेस में दर्शाया जाए, यानी कि जिस भी टेंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा उस टेंस का एक्शन इन प्रोग्रेस तो दर्शाया जाना ही बनता है, ठीक है। तो एक्शन इन प्रोग्रेस तो दर्शाया जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं कि एक्शन इन प्रोग्रेस तो हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस से भी दर्शा रहे थे, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करने की जरूरत कहां से पड़ गई भाई? जब हमें एक्शन इन प्रोग्रेस ही दर्शाना था तो वो तो हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस से भी दर्शा रहे थे, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों यूज करें जब हम कॉन्टिन्यूअस से ही काम चल जाएगा हमारा? तो नहीं, कॉन्टिन्यूअस से जो एक्शन इन प्रोग्रेस दर्शाया जाता है, लेकिन इससे भी एक्शन इन प्रोग्रेस दर्शाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई होती है, वो क्या है? तो इससे एक्शन कौन सा दर्शाया जाता है? एक्शन स्टार्ट फ्रॉम a point of time, action starts from a point of time but in progress or still in progress। कोई भी एक्शन जो एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है लेकिन साथ ही साथ उसका प्रोग्रेस, यानी कि एक्शन का प्रोग्रेस में रहना तो दर्शाया जाएगा, एक्शन इन प्रोग्रेस तो दर्शाया जाएगा, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ इस चीज को भी दर्शाया जाता है। तो आपको क्लियर हुआ ये चीजें? इंडेफिनिट यानी सिंपल एक्शन का दर्शाना, सिंपली किसी भी टेंस में, जैसे प्रेजेंट की हम बात करें, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सिंपली एक्शन का दर्शाना। कॉन्टिन्यूअस मीन्स एक्शन इन प्रोग्रेस, किसी भी एक्शन को प्रोग्रेस में दर्शाना। प्रेजेंट, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। ऑलराइट, यानी कि रहा था, कॉन्टिन्यूअस जारी था, एक्शन प्रोग्रेस में था। परफेक्ट एक्शन कंप्लीटेड, यानी कि जो एक्शन है वो पूरा हो चुका, एक्शन का पूरा होना। पास्ट में है तो चुका था, चुके थे, जो भी है। प्रेजेंट में है तो पूरा हो चुका, चुका है, चुकी है। फ्यूचर में है तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। दैट मीन्स जो इंग्लिश पढ़ाने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूअस का है। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये कॉन्टिन्यूअस है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया? अब इसमें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो एक्शन इन प्रोग्रेस, लेकिन कब से शुरू हुआ एक्शन? पढ़ाने का जो एक्शन कब से शुरू हुआ? सुबह से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक्शन का प्रोग्रेस में रहना, लेकिन वो एक्शन उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होना भी दर्शाया जाता है। एक्शन के प्रोग्रेस में रहने के साथ साथ उसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होना भी दर्शाया जाता है। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में फर्क होता है। ऑलराइट, अब ये चीज अब एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम की हमने बात करी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन स्टार्ट होता है, प्रोग्रेस में है लेकिन किस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये दो तरह का होता है। एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट, एक होता है जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी निश्चित, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। जब भी हम डेफिनेट टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे।
और जब भी हम इंडेफिनिट टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जो डेफिनेट है वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडेफिनेट है वहां पे हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट, इंडेफिनेट, सिंस, फॉर की थोड़ी सी और मैं आपको समझा देता हूं क्लियर करके। ऑलराइट, ओके। सिंस हमने बताया डेफिनेट टाइम के साथ यूज किया जाता है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर डेफिनेट है तो वहां पे सिंस यूज करेंगे, बट अगर इनडेफिनेट है तो वहां पे फॉर यूज करेंगे। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है नेम ऑफ डे, किसी भी दिन का नाम दे रखा है, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेट, ईयर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये फिक्स है, निश्चित है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ जो सिंस है वो मॉर्निंग, इवनिंग, नून ऐसे वर्ड्स के साथ भी यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि डेफिनेट टाइम मीन्स निश्चित समय जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1 जनवरी, मैं 1 जनवरी से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप बता सकते हो कि 1 जनवरी से आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितने दिन हो गए, दैट इज डेफिनेट टाइम। अगर मैं कहूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट फ्यू डेज, फॉर यूज किया मैंने, फॉर लास्ट फ्यू डेज। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1 जनवरी। दूसरा मैंने यूज किया आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैंने सिंस यूज किया, यहां पे मैंने फॉर यूज किया। आपको खुद को ही समझ में आ गया क्यों? क्योंकि सिंस इसलिए यूज किया क्योंकि ये डेफिनेट टाइम था। 1 जनवरी डेफिनेट टाइम है, आप 1 जनवरी से लेके आज तक लगा सकते हो कि मुझे कितने दिन हो गए पढ़ाते हुए। ऑलराइट, लेकिन यहां पे मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों तो इंडेफिनेट है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी, 2 साल भी, 4 महीने भी, 2 महीने भी, 3 महीने भी, कितने भी दिन हो सकते हैं, तो इंडेफिनेट है। तो जब यहां पे कहीं भी कोई फिक्स टाइम ना हो, टाइम जब फिक्स नहीं हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जब फिक्स नहीं हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। लेकिन जब टाइम फिक्स हो, डेफिनेट टाइम हो, किसी भी डे का नाम, डेट का नाम, मंथ, ईयर का नाम या मॉर्निंग, इवनिंग, नून दे रखा हो तो हम उसके साथ सिंस यूज करते हैं। यहां तक क्लियर? बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर मॉर्निंग, इवनिंग, नून ये भी तो इंडेफिनेट है, क्योंकि मॉर्निंग तो रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है, दोपहर के 12 बजे तक रहता है। इवनिंग जो है 12 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, रात के 8, 9, 10 बजे तक इवनिंग ही रहता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो ग्रामर में इन वर्ड्स को डेफिनेट टाइम के साथ यूज किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो ग्रामर में इन वर्ड्स को डेफिनेट टाइम के साथ यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई इन वर्ड्स के साथ सिंस का यूज किया जाता है। सिंस और फॉर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी टाइम निश्चित ना हो, पिछले कुछ दिनों, पिछले महीनों से, पिछले कुछ सालों से ये इस टाइप के वर्ड्स दे रखे हो, दैट मीन्स वो डेफिनेट नहीं है, तो आप वहां पे फॉर यूज कर देंगे। और अगर डेफिनेट है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वहां पे आप सिंस यूज कर दो। यहां तक क्लियर? तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टेंस, इसमें आपको बेसिक सी चीजें बताई, हो सकता है आपको आती हो सकता है नहीं आती हो कुछ बच्चों को, तो लेकिन सारी एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझना, बहुत सारी क्लैरिटी से, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक से टकराते हैं और बच्चे बेसिक्स जो नॉलेज होती है उस पर ध्यान नहीं देते। उनको ये लगता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है तो हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन वही हमें पीछे छोड़ देती है। ठीक है ना? तो आज जो मैंने जितना भी बताया आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई चीज़ दोबारा समझानी है,
या किसी चीज़ को और अच्छे से बताना है दूसरे तरीके से, हो सकता है किसी बच्चे के ये तरीका समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा, बट आपको समझना है सारी चीज़ों को। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर जितने भी मैं लिखाता जा रहा हूँ सारी चीज़ों को नोट, जो फेयर बुक में आप फेयर नोटबुक में नोट्स उतार रहे हो उसमें सारी चीज़ें आप नोट्स के रूप में लिखते चले जाना। राइटिंग साफ साफ लिखना, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना जैसा मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।